हरे कृष्णा। तो देखिए आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट हम छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। एक एक मार्क्स के जो आते हैं हम लगभग सभी कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए आज कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने लगभग 12-13 सालों का पेपर से देखा है कि ये पुराने पेपरों में ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको लिया है। तो इनको आप ज़रूर आप कंप्लीट कर लें। क्लियर हो रहा है। और सबसे पहले ही तो आप खूब ट्राई करें। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो आप खुद ट्राई करो कि क्या आपको इसके आंसर आ रहे हैं, और जितना आपका स्कोर आता है वो स्कोर आप बताओगे। ठीक है, आउट ऑफ कितना आपका आया है ये आप बताओगे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले चूना पत्थर को लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम स्टोन। तो देखिए इससे केवल आपको एक ही क्वेश्चन तैयार नहीं होगा, इसमें जितने ऑप्शन है ना उस ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कुछ और क्वेश्चन भी बने तो आपको पता चल जाए। क्लियर हो रहा है। तो देखिए लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग पहले दिमाग लगाइए। तो देखिए पहला वाला, तो पहले वाले को हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, तो ये तो है नहीं। बिना बुझा हुआ चूना का मतलब कि जो आपको किस फॉर्म में मिलता है, तो पाउडर की फॉर्म में आपको दुकानों में मिलता है, जिसको आप पानी में भिगोते हो फिर कलर करते हो। COH का होल ट्वाइस यानी सेकेंड ऑप्शन में आए, तो सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, ये है कि बुझा हुआ चूना, यानी कि जब हम इसको पानी डाल देते हैं। बुझा हुआ चूना यानी कि जो आप पेंट करने के लिए यूज करते हो वो है। तो ये दोनों तो हुए नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसको देखते हैं, तो ये जो चौथा है CaOCl2, तो इसका नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो देखिए ये भी नहीं होगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज मेनली होता है कि जब बरसात के दिनों में टैंकी गंदी हो जाती है ना, तो बैक्टीरियो का डर रहता है, तो उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि पानी में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। क्लियर हो रहा है। ये मानव शरीर के लिए नुकसानदायक बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि अगर आप कपड़े पे डाल दोगे तो कपड़े कैसी हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी। विधवा कहने का मतलब कि जो कलरफुल कपड़े हैं वो कैसी हो जाएंगी, कलरलेस हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, यानी कि उसके कलर उड़ जाएंगे। अब बचा ये CaOCO3, तो ये राइट आंसर यही है आपका CaCO3। इसी को कहते हैं हम लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर कहने का मतलब आप घरों में जानते हो जो टाइल्स जैसा लगाते हो पत्थर, उसी को है, मार्बल्स को कहते हैं। क्लियर हो रहा है। तो चलिए एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने कर लिया। दूसरा देखते हैं कि चिप्स की थैली में भरे जाने वाली गैस, जो चिप्स आप खाते हो बहुत अच्छे लगते होंगे, लेज वगैरह जो कंपनियां हैं वो बनाती हैं, तो देखते होगे भाई 5 रुपए की थैली आती है या 10 रुपए की या 20 रुपए की, जो भी खाते हो, फूली इतनी हुई रहती है और उसमें से निकलता इतना है। तो हम सोचते थे, जैसे बचपन में मैं भी यही सोचता था कि केवल कंपनियां हमें ठगने के लिए ऐसा कर देंगे, फुला देती हैं, लोग सोचेंगे कि ज़्यादा है और उसमें मामला कम है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। मामला क्या है कि देखिए चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस, यानी कि राइट द नेम ऑफ गैस दैट इज यूज इन चिप्स। समझ में आ रहा है। तो देखो जो चिप्स में यूज होती हैं, क्यों डाला जाता है, कौन सी गैस डाला जाता है, पहले ये देखें। अमोनिया, तो अमोनिया बिल्कुल नहीं डाला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है NH3, ये ठंडी गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी बिल्कुल नहीं डाला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CO2, जिसको हम छोड़ते हैं और पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर नहीं है, SO2। तो सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, N2। तो नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है कि चिप्स की थैली बनी हुई है आलू से, उसमें पड़ा हुआ है तेल, और तेल ज़्यादा दिनों तक क्या हो जाता है, रहने पर उसमें फफूंदी लग जाती है, जिसको हम विकृत गंधिता भी कहते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि वो ख़राब हो जाता है। आप भी देखते हो कि बहुत समय से कुछ चीज़ें रख दो, जैसे मिठाई ला के ऐसे ही रख दिए हो, खा नहीं रहे हो, तो मामला क्या होगा, कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाएगा। तो
उसी चीज़ को बचाने के लिए कि चिप्स की थैली में भी चिप्स आलू का बना है तो वो भी ख़राब होगा, तो ख़राब ना हो, वो हवा के संपर्क में ना आए, इसीलिए उसमें कौन सी गैस भर देते हैं हम? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी चिप्स लंबे समय तक ठीक रहती है। क्लियर हो गया? तो आप कंपनी वालों पे मत आरोप लगाइए कि ठग रहे हैं, वो किस लिए डालते हैं, नहीं तो आपको ख़राब चिप्स मिलेगी। क्लियर हो रहा है? अब अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज। तो देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि आप एक में आंसर बता दूं तो आप आंसर रट लो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप उसको अच्छे से समझो नहीं। तो देखिए हम समझते हैं इस चीज़ को कि क्या है पीएच वैल्यू। तो पीएच एक पेपर जैसा होता है, या जैसा आपका स्केल है उसके जैसा स्केल जैसा होता है, और इस पर क्या लिखे रहते हैं, 0 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 7 आता है, फिर 8 9 डैड कहाँ तक अंक लिखे रहते हैं? 14 तक। ये है क्या? पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है? तो पीएच स्केल में यानी पीएच मान में 0 से 14 तक के अंक लिखे रहते हैं। जो 7 वाला है यानी कि जिसका अंक 7 आ रहा है, 7 आया, ये होता है लवण। लवण कहे तो एकदम सॉल्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में, सॉल्ट। ना तो ये एसिड होता है और ना ही बेस, नहीं अम्ल होता है और ना ही क्षार। अगर आप 7 से नीचे आते हो यानी कि पीएच वैल्यू क्या हो, 7 से कम आए, पीएच वैल्यू 7 से कम आए, तो ये हो जाएगा अम्लीय। कैसा हो जाएगा? अम्लीय। अम्लीय कहने का मतलब एसिडिक। कैसा हो जाएगा? एसिड। अगर यही पीएच वैल्यू क्या हो जाए, 7 से बड़ी आ जाए, तो इसी को हम क्या कह देंगे? क्षारीय। यानी कि ये क्या कहलाएगा? बेस। समझ में आ रहा है? तो 7 वाला सॉल्ट यानी कि लवण, 7 से कम तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल, और 7 से ज़्यादा तो क्या हो जाएगा? क्षार। इस चीज़ को याद रखिएगा, 7 वाला लवण, 7 से कम अम्ल और 7 से ज़्यादा क्षार। क्लियर हो रहा है? तो देखिए कह रहे हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अब देखिए अम्लीय कह रहा है, तो अम्लीय अभी बताया कि पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से कम। तो 7 से कम वाला कौन सा है? क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये वाला होगा? नहीं, ये ज़्यादा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाएगा, यानी कि बेसिक हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। क्या ये होगा? pH इक्वल टू 14, तो 14 भी तो 7 से बड़ा ही है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? क्षारीय ही हो जाएगा। तो ये भी आंसर सही नहीं है। तो आंसर सही कौन सा हो जाएगा? pH वैल्यू 7, यही कैसा हो जाएगा? अम्लीय, यानी कि एसिडिक। क्लियर हो रहा है? pH स्केल। तो ये है क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि कार्बन का अपरूप है, यानी कि अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, काफ़ी बहुत बार ये पूछा जा चुका है। जैसे कि अलग अलग तरीके से पूछता है कि कार्बन के किन्हीं 2 अपरूपों का नाम लिखे, वगैरह वगैरह करके क्वेश्चन काफ़ी तरीके से पूछते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान रखिए, कार्बन के अपरूप यानी कि फॉर्म। अपरूप का मतलब क्या है कि भाई वो कार्बन से ही अलग अलग रूपों में बने। जैसे कि मैं बात करूं कि दूध का अपरूप क्या है, तो दूध का अपरूप हो जाएगा मट्ठा, दूध का अपरूप हो जाएगा दही, दूध का अपरूप हो जाएगा रबड़ी, दूध का अपरूप यानी कि काफ़ी चीज़ें हैं, घी हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब दूध से ही फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे ही कार्बन के अपरूप जो है, आप अगर सोच रहे हो हीरा तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर आप ग्रेफाइट सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, अगर आप कज्जल सोच रहे हो यानी कि काजल जो खासतौर से लड़कियां लगाती हैं, आप लोगों को पता ही होगा, तो वो भी बिल्कुल सही सोच रहे हो, और फ्लोरीन सोच रहे हो तो ये भी सही सोच रहे हो। यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ये सभी। तो शायद ही आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा जिसके जितने ऑप्शन है सबके सब सही हैं। तो आप जो सही ऑप्शन लगाओगे कौन सा लगाओगे? कि ये सभी सारे क्या हैं? क्या हैं? सबके सब कार्बन के ही अपरूप है, यानी कि अनदर फॉर्म है। क्लियर हो रहा है? डायमंड, ग्रेफाइट जो काजल है यानी आँखों में लगाते हैं वो, फ्लोरीन एक फुटबॉल के शेप की आकृति होती है। अगर कभी कभी फ्लोरीन का फॉर्मूला पूछता है तो फ्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है कि C60, यानी कि जब 60 कार्बन एक साथ मिलते हैं, 60 कार्बन एक साथ मिलते हैं तो किस चीज़ का फॉर्म होता है? फ्लोरीन का। क्लियर हो रहा है? फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन। क्लियर हो रहा है? चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका क्वेश्चन। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। खाली इस क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन, खाली एक क्वेश्चन है लेकिन उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो ध्यान से देखते रहिए, पूरा क्लियर होने वाला है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए ये तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने सजेस्ट किया था और बताया था आप लोगों को क्या होगा, वो क्लियरली आप लोग पहचान जाओगे। तो आप अगर सोच रहे हो कि पहला, तो आप सही नहीं सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि दूसरा है, तो दूसरा बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि चौथा है, तो आप बिल्कुल सही नहीं हो। अगर आप सोच रहे हो कि पांचवा है, तो आप अब भी सही नहीं हो। सही कौन सा हो जाएगा? CaOCl2, इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। CaOCl2 ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो खाली हमें इतना आंसर जान के नहीं निकल जाना है, हमें और भी पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या, ये वाला क्या है, ये क्या है और ये क्या है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए देखते हैं इसको। CaSO4 × 2H2O, इसको हम कहते हैं जिप्सम। जिप्सम, हिंदी मीडियम वाले देख लें, जिप्सम। इसको क्या कहते हैं? CaSO4 × 1/2H2O, तो ये भी इसी का फॉर्म है, POP। क्या कहते हैं? POP कहते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो पढ़ने का मज़ा तभी है जब आप समझो कि इसका यूज कहाँ पर है। आपको पता होना चाहिए कि भाई हम जिप्सम कहाँ लगाते हैं, हम पीओपी कहाँ लगाते हैं। तो देखो पीओपी डायरेक्ट यूज नहीं होता है, भले लोग कहते हैं कि पीओपी का दीवार बना हुआ है, तो पीओपी का दीवार नहीं है। सबसे पहले बताओ यूज कहाँ होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा और बहुत जने के घर में भी होगा कि कभी हम पंखे के ऊपर एक डिज़ाइन बनाते हैं अलग अलग टाइप का, जैसे कि जो रूफ होता है हमारा, छत होता है, उसमें हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो जो डिज़ाइन बनता है या काफ़ी हल्की मूर्तियाँ होती हैं, वो किस चीज़ की होती हैं? तो जब तक वो पानी में नहीं मिला हुआ है, यानी कि उसमें आप पानी नहीं मिलाए हो, तब तक तो पीओपी है। लेकिन जैसे ही आपने उसमें पानी अटैच कर दिया तो वो किस में चेंज हो जाता है? जिप्सम में। क्लियर हो रहा है? यानी कि जो गोंद जैसा या आटा गूंदने जैसा वो बना के नहीं ऐसे फेंकते हैं, अगर बनते हुए आप लोग घर देखे हो, तो वो जो होगा वो जिप्सम होगा। लेकिन अगर पाउडर की फॉर्म में है तो उसको क्या कह देते हैं? पीओपी कह देते हैं। तभी कहते हैं कि पीओपी की मूर्तियां हैं या पीओपी से हमने पेंटिंग किया है वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़। क्लियर हो रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। CaOCl2 आप जानते हो विरंजक चूर्ण, इससे पहले ही अभी बता दिया कि पानी की सफाई में यूज किया जाता है। NaH को कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा समझ रहे हो ना? क्या होता है ये बेकिंग सोडा? इसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। यानी कि जो आप बन देखते हो, बन देखा है या ब्रेड देखा है, तो ब्रेड होता बहुत बार आटा का और मैदा का ही होता है, समझ में आ रहा है? वो भी पिचकी हुई रोटी की तरह होता है, लेकिन हम उसमें क्या डाल देते हैं? यही बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। कोल्ड ड्रिंक में डाला जाता है बेकिंग सोडा, और जहाँ शादियों में आप जाते हो तो दाल को जल्दी पकाना है तो वहाँ डाला जाता है। पहाड़ में दाल देर में पकती है तो उसको मैं जल्दी पकाने के लिए हम क्या कर देते हैं? बेकिंग सोडा को डाल देते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। Na2CO3 × 10H2, तो इसको कहते हैं, एक ही चीज़ बचा, धावन सोडा। क्या कहते हैं? धावन सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा यानी कि ये कपड़े धोने के लिए यूज मेनली होता है। क्लियर हो रहा है? तो ये सारे फॉर्मूले एक विशेष कॉपी में लिख लीजिए, एक अच्छी सी कॉपी में, एक पेज में, और अपने जेब में रखिए या कहीं चिपका दीजिए। इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर इसको भूल गए तो समझ लो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम का 2 नंबर गंवा बैठे हो। इसमें से पक्का ही क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ठंडे पानी में तेजी से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने वाली धातु है। यानी पूछ रहा है
कि नेम ऑफ मेटल डेट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोजन, यानी कि एक ऐसी मेटल बताओ। समझ में आ रहा है क्या बताना है हमें? मेटल बनाता है, एक ऐसी धातु बतानी है जिसको कि आप पानी में डालते हो तो हाइड्रोजन गैस देती है या बहुत तेज अभिक्रिया करती है। तो देखो काफ़ी सिंपल है। आयरन, तो ये अगर आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। मैग्नीशियम, अगर ये सोच रहे हो कि सही होगा तो बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। अगर ये सोच रहे हो कि सोडियम, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। और ये सोच रहे हो ये सभी, तो ये तो होगा ही नहीं। तो देखिए सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि किसी भी यानी कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होती है, क्या होगी बताओ जल्दी? हाँ, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। इतना ही नहीं, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये बहुत तेज फटेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि आग लग जाएगी। पानी में अगर आग लगानी है तो सोडियम कहते हैं। जैसे भगत सिंह का डायलॉग है ना, क्या डायलॉग है भगत सिंह का बताइए? जो लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। क्या है? जो लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, जो वतन के काम आए असली जवानी उसे कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो अपने देश के लिए बस जीना है। देखिए तो सोडियम है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से बेंजीन का सूत्र है, यानी कि ये बेंजीन होता क्या है अभी देखेंगे। केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, तो कह रहे कि बेंजीन का फार्मूला क्या है। तो अगर ये सोच रहे हो तो गलत, ये सोच रहे हो तो बिल्कुल अभी देखते हैं सही की गलत। इसको देखो, इसको सोच रहे हो तो बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत। इनमें से कोई नहीं तो होता ही नहीं है, तो कौन सा सही हो जाएगा? C6H6। ये याद रखेंगे, क्या बोला? C6H6। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखिए 6 कार्बन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। और सबके पास सबको सिंगल बॉन्ड से ऐसे जोड़ देते हैं और एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगा देते हैं। जैसे एक जगह लगाया फिर एक नहीं, फिर एक लगाया फिर एक जगह नहीं, फिर एक जगह लगाया। और सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो, सबको एक एक हाइड्रोजन, जितने कार्बन है सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो। तो ये जो बनता है इसी को क्या कह देते हैं हम? क्या कहते हैं? बेंजीन। काफ़ी ज़रूरी है ये बेंजीन। जब इत्र उत्र बनाया जाता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर लोग ऐसा भी बना देते हैं इस हिसाब से, तो ये याद रखेंगे। इसको क्या कह देते हैं? बेंजीन। 11th 12th में काफ़ी है तो अभी समझ लो बेंजीन को। क्लियर हो रहा है? तो चलिए बाकी अगला अभी आगे के क्वेश्चन देख। तो देखिए स्टूडेंट, जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले परमाणु क्रमांक वाले परमाणु का क्रमांक है कि उसका परमाणु क्रमांक बताना है कि कितना है। तो यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। तो देखो बड़ा सिंपल होता है कि जब ये दिया हो और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना है तो बस क्या करो, इनको जोड़ दो। तो 2 8 10 और 10 7 17। तो ऑप्शन तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? और जब ऐसा दिया हो तो इसी फॉर्म में तोड़ते हैं। जो तोड़ने का फॉर्म होता है वो क्या होता है? ध्यान दे दीजिए, 2, 8, 8, 18, 32 का फॉर्म होता है। तो आप इतना मत याद रखो, आप केवल इतना याद रख लो कि 2, 8, 8, 18 होता है। इसी में सारा आप कर लोगे जितना 10th के लेवल तक आएगा। ठीक है कि 2, 8, 8, 18। जैसे किसी का कितना आ गया? 9 आ गया, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 9 आया। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले 2 बचा कितना? 7। ठीक है। अगर किसी का 11 आया तो कैसे लिखोगे? 2, 8, तो 8 2 10, फिर एक बचा 11। जैसे किसी का 19 आ गया तो कैसे लिखोगे? तो देख लो 2, 8 10 हो गया। फिर क्या लिखोगे? फिर से 8 ही लिखोगे, 2 8 18 और फिर एक बचा तो यहाँ पे 1 लिख दोगे। ऐसे करके लिखते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला है बायो का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है कि बोमेन संपुट मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित है। समझ में आ रहा है? हमें तंत्र बताने कि कौन से तंत्र से संबंधित है। बोमेन संपुट इज रिलेटेड विद, किससे रिलेट है ये चीज़ को समझना है। तो बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर सिस्टम होते हैं। अब जैसे सिस्टम की बात करें तो श्वसन तंत्र, इसको क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब ये होता क्या है तो इसको समझेंगे कि जो हम यहाँ से सांस लेते हैं फिर वो फेफड़ों के रास्ते जैसे जैसे मामला चलता है उस चीज़ को
जिसमें हम पढ़ते हैं उसको क्या कह देते हैं, श्वसन तंत्र। फिर एक पोषण तंत्र की हम खाना खाते हैं वो कैसे हमारे शरीर के अंदर लगता है। फिर है उत्सर्जन तंत्र कि खाना पचता है उसके बाद जो मल के रूप में निकलता है उसके बारे में, तो उसको कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। फिर एक है परिवहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्टरी सिस्टम। क्लियर हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे हैं। तो जो बोमेन संपुट है वो रिलेटेड किससे है, तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। समझ में आ रहा है। खाली यही नहीं, एक और भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई एक वर्ड आता है वृक, क्या कहते हैं, वृक, इंग्लिश में कहते हैं किडनी। किडनी समझते हो, हाँ, जिसको बेच के आईफोन आएगा। समझ में आ रहा है, ध्यान दे पढ़ो, नहीं तो पता चलेगा आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचना पड़ रहा है। तो वही है, वृक क्या है, किडनी। तो किडनी भी किससे संबंधित है, तो वो भी है उत्सर्जन तंत्र से। समझ में आ रहा है। और भी है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अभी। तो देखिए, तो देखिए एक है नया क्वेश्चन कि डायाफ्राम शब्द है, डायाफ्राम किससे संबंधित है। तो यहाँ लिखने का वजह ही है कि ये किससे संबंधित है, रिस्पायरेटरी सिस्टम से यानी कि श्वसन तंत्र से। क्लियर हो रहा है। एक और नाम है परिवहन तंत्र यानी इसको हम कहते हैं लसिका। क्या कहते हैं, लसिका। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड सेम है। तो लसिका किससे संबंधित है, परिवहन तंत्र से। तो ये 3 क्वेश्चन यहीं पे बन गया, 4 क्वेश्चन बने हैं। देखिए बोमन संपुट तो उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम। फिर बात कर रहे हैं कि किडनी, तो किडनी भी किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से। क्लियर हो रहा है। फिर डायाफ्राम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र से। और लास्ट में अगर पूछ दिया जाए कि लसिका, लसिका किससे संबंधित है, तो लसिका संबंधित है परिवहन तंत्र से। इसको याद रखेंगे। क्लियर हो रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जल्दीबाजी में यानी कि क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं और उनको आते हुए भी गलत आंसर लगा के आते हैं। ध्यान से देखिए, बच्चों ने इतना पढ़ा खाली कि निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, जल्दीबाजी में आवश्यक है। पढ़ के देखते हैं, पहला देखते हैं ऑप्शन ऑक्सीजन, तो ये छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये तो लगता ही लगता है। तो ध्यान से देखिए कि कौन सा आवश्यक नहीं है। समझ में आ रहा है। तो आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्यों, क्योंकि हम जो सांस छोड़ते हैं उसी को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और उसके वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है। फिर जल, तो आप पानी डालते ही हो पौधे को, तो जरूरी नहीं होता तो क्यों डालते पानी। समझ में आ रहा है। फिर सौर प्रकाश यानी कि सनलाइट, तो सनलाइट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है यानी कि सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा पौधा सूख जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिखाऊं तो देखिए ये पौधा है मेरे हाथ में, तो ये कुछ दिनों से अंदर ही रखा गया है रूम के अंदर, तो कैसा है, सूखा हुआ। इसको अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर पानी भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीज़ें, तो सौर का प्रकाश चाहिए ही चाहिए, जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको क्या, वो है ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि वो खुद देता है इन सबको लेके और वो क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। समझ में आ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगले जो दो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको समझने के लिए काफ़ी अच्छे से समझते हैं क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन है। आइए ध्यान से देखते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विच पावर इज 2 डायोप्टर। अब देखिए डायोप्टर क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक। 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि लेंस की जो पावर होती है उसकी यूनिट बताओ, तो यूनिट क्या हो जाएगी, डायोप्टर। क्लियर हो रहा है। इसे डी से प्रेजेंट करते हैं। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अब एक फॉर्मूला केवल याद रख लीजिए, वो फॉर्मूला है लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी, जिसको आप दिखाते हो F से।
यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंथ इज P इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। क्लियर हो रहा है। तो देखिए जो जो चीज़ दिया है, क्या दिया है, डायोप्टर। क्या है ये, लेंथ की पावर, कह रहे हैं ना उत्तल लेंस की क्षमता क्या है 2 डायोप्टर, तो इसकी जगह पे 2 रख दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ, एफ को उधर भेज दो तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2। समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ याद रखिएगा, जब ये सेंटीमीटर में दिया हो, ऑप्शन देख लो, सेंटीमीटर में दिया हो तो आप फॉर्मूले में यहाँ 100 यानी कि 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अगर मीटर में दिया होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ध्यान से सोच लो, सेंटीमीटर में दिया है तो आपको 100 से गुणा करना है, अगर मीटर में दिया है तो नहीं करना है। तो इसको कट कर दो, कितना आ गया 50, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये याद रखेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल के लिए यानी कि कॉन्वेक्स के लिए जो हमेशा लेते हैं वो कैसा होता है, पॉजिटिव। क्या लोगे, पॉजिटिव। और अवतल के लिए, अवतल यानी कि कॉनकेव के लिए कैसा लोगे, निगेटिव। क्लियर हो रहा है। तो ये कैसा होता है, पॉजिटिव। हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की जो क्षमता आएगी यानी कि कॉन्वेक्स मीटर की जो पावर आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब देखो तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि कौन सा हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। कुछ नहीं जब लिखा रहता है तो प्लस होता है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम है, आप खुद ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। तो देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो अब उल्टा दिया है, यानी कि इसी क्वेश्चन में यानी कि फॉर्मूला यही है P इक्वल टू 1 अपॉन एफ, लेकिन इसमें दिया कैसा है, तो देखिए क्या दिया है, फोकस दूरी दे दी है यानी F दे दिया है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, P निकालना है, F दिया है 20 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि जब सेंटीमीटर में हो तो 1000 से आपको 100 से गुणा करना ही करना है। तो ये इसको 20 से कट कर दो, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब चीज़ देखोगे कि प्लस का कि माइनस का, तो लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ऑप्शन लगा दोगे प्लस वाला, ये बाकी ये क्या हो जाएंगे, गलत। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, जैसे आज देखा आपने 1 मार्क्स वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, तो ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो ना छूटे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। क्लियर हो रहा है। और देखिए अगर आप चाहते हैं कि और क्वेश्चन है तो पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियोज़ में जाइए, काफ़ी वीडियोज़ पड़े हुए हैं क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए भी हैं, तो देखते रहिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय हिंद।